अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में पुलिस की जानिब से होने वाली एक ऐसे जुर्म की दास्तान हम आपको सुनाएंगे जिसको सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह एक मासूम बच्ची के सामने पुलिस उसके बाप को गोलियां मार के कत्ल कर देती है। हमारे बाबा को हमारे सामने गोलियां मारी थी। मैं सीढ़ियों में खड़ी हुई थी, मैं देख रही थी सब। आरिफ वाला पुलिस यानी कि डीपीओ पाकपतन की इजाज़त से किस तरह से लाहौर में आने वाली पुलिस एक ताजर के घर में दीवारें फलांग कर दाखिल हो जाती है और फिर वहाँ पे फायरिंग का तबादला शुरू होता है। एक पुलिस कांस्टेबल जो मौके पर ही शहीद हो जाता है और फिर वहाँ से पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है या पकड़ती है तो फायरिंग करके उसको भी कत्ल कर दिया जाता है। ये मैं नहीं कहता, ये लोग नहीं कहते, बल्कि पुलिस की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें ये सब कुछ तहरीर किया गया है। ये मामला है क्या? ये मुबैना पुलिस मुकाबला था, ये जाली पुलिस मुकाबला था या ये असल पुलिस मुकाबला था? क्यों घर वाले मंजर आम से गायब हो चुके हैं? क्यों घर वाले मीडिया के सामने आकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं? क्या वाकई घर वालों को पुलिस की जानिब से खौफ में मुब्तला किया गया है, डराया गया है, धमकाया गया है कि मीडिया पे आके कोई बयान नहीं देना? फिर 395 की दफात के तहत डकैती की FIR कैसे दर्ज होती है? इसमें कौन से आला पुलिस अफसरान मुलविस हैं? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। शुरू में हमने आपको बताया कि जो नवाब टाउन के इलाके में एक पुलिस मुकाबला पुलिस की जानिब से किया जाता है। पुलिस मुकाबला तो ये मुबैना था, बहुत सारे इसके अहम शवाहिद भी हमारे सामने हैं। इस वक्त इसके ऊपर मुकम्मल तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर हैं और इस तरह के मामलात के ऊपर इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है, अहमद फराज साहब। इनसे जानते हैं कि 395 की दफात के तहत जो मुकदमा दर्ज होता है उसकी कानूनी हैसियत जो है वो क्या होती है और अगर इसमें नामजद मुल्ज़मान हो और कारोबारी लेन देन हो इसमें क्या फ़र्क होता है और पुलिस किस तरह से सादे कपड़ों में, आम कपड़ों में क्या किसी के घर में दाखिल हो सकती है जिस तरह के इस वाक़े में हुआ। ये सारी तफसील हम अहमद फराज साहब की ज़ुबानी जानते हैं। अहमद फराज साहब, आपने बहुत सारे पुलिस मुकाबले देखे भी और उसको रिपोर्ट भी किया, बल्कि आपने एक पुलिस मुकाबलों पे किताब भी अपनी लिखी। आप ये बताइएगा कि आपके कैरियर में ये नवाब टाउन का पुलिस मुकाबला कोई मुनफरद था, मुख्तलिफ था, या इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं कि सादा कपड़ों में किसी दूसरे ज़िले की पुलिस आए और घर में घुस जाए और फायरिंग के नतीजे में दोनों तरफ से फायरिंग हो और पुलिस एहलकार भी शहीद हो जाए और घर का मालिक भी कत्ल हो जाए? मुझे शेख साहब, ना ही ये मुनफरिद था और ना ही ये मुख्तलिफ था। ये एक बदकिस्मती से पुलिस मुकाबला था और था ये जाली, लेकिन ये असली हो गया। असली इस तरह और असली हो गया। जी, जाली इस तरह था कि जिस तरह इन्होंने वहाँ पर रेड किया और जिस तरह इन्होंने साबित किया कि ये एक पुलिस मुकाबला हुआ है और इसमें एक डाकू मारा गया। रिपोर्ट यही हुआ ना, रिपोर्ट यही हुआ। लेकिन असली कैसे हो गया? असली इस तरह हो गया कि उसमें इनका नौजवान शहीद हो गया, तो फिर तो ये असली हो गया ना, जाली तो ना हो, ये तो फिर असली मुकाबला हो गया। असली मुकाबले में इनका जो कहा था ना मुबैना मुल्ज़िम, वो भी मारा गया और इनका जवान भी शहीद हो गया। जहाँ तक आपने बड़ा अहम क्वेश्चन किया, देखें ये जो 395 का पर्चा होता है ना, ये बहुत हीनियस क्राइम है जिसमें यानी कि 5 डाकू जिन्होंने वारदात की है, 5 या 5 से ज़्यादा। ठीक है। अब ये यहाँ तो 395 का पर्चा मुजाहिद शेख साहब नामालूम डाकुओं के खिलाफ दर्ज नहीं होता, तो ये बाई नेम पर्चा कैसे हो गया? और नंबर 2 देखिए कितनी मज़हक़ा खेज़ तहरीर है उस मुकदमे की। वो FIR आपने पढ़ी है, थाना FIR जो है वो आरिफ वाला की वो FIR है। उसमें क्या लिखा हुआ है? 1 करोड़ 13 लाख रुपए का जो तेल था, यानी कि आप तहरीर सुने, पेट्रोल था और ये पेट्रोल लेकर यहाँ से गाड़ी गुजर रही थी। ये लोग जो थे इन्होंने गाड़ी को रोका है, इन्होंने गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी लगाई है, हमारे मुंह दीवार की तरफ कर दिए और हमारी गाड़ी से सारा पेट्रोल निकाल कर अपने टैंक में ट्रक शिफ्ट कर लिया है। ठीक है। मुझे ये बताएं, ये आरिफ वाला पाकपतन इतना बड़ा शहर
क्या ये कोई जंगल का कानून है कि डाकू एक 13,000-12,000 लीटर का पेट्रोल पंप, पेट्रोल टैंकर, उसमें से जब आप पेट्रोल ट्रांसफ़र करेंगे तो कितनी देर लगेगी? घंटों लगे, 2-2.5 घंटे, 3 घंटे लगेंगे ना। तो क्या 3 घंटे, 4 घंटे, या चले मान लीजिए 2 घंटे ही हैं, तो 2 घंटे में मुकामी पुलिस जो गश्त करती हुई है, वो पुलिस, कोई लोग, कोई वहाँ पे इलाके के रहने वाले, उन्होंने देखा नहीं है कि जी 6 लोगों को या 7 लोगों को मुंह दीवार की तरफ किया हुआ है और ये 6 डाकू या 7 डाकू ये पेट्रोल ट्रांसफ़र कर रहे हैं और कोई देख नहीं रहा, कोई देख रोक नहीं रहा। बहुत अफसोस की बात है। ये अच्छा, नालायकी है फराज साहब, यहाँ डीपीओ की, हाँ, ये आरपीओ की, बिल्कुल ठीक है, ये उनकी नालायकी है। देखिए ये गफलत एसएचओ की है, डीएसपी की है, पुलिस की है। वो फलक शेर सब इंस्पेक्टर जो 11 जवानों के साथ वहां से रेड करने के लिए आ रहा है, वो बगैर वर्दी के पुलिस फराज क्यों साहब, ला रहा है? हम पहले आते हैं 395 पे। आपने जिक्र किया कि 5 या 5 से ज़्यादा मुसल्ला डाकू हों तो 395 की दफ़ात तब लगती हैं। अच्छा, मैंने कभी ऐसा 392 का पर्चा भी नहीं देखा कि जिसमें लूटने वाले को पता होगा ये डाकुओं के नाम के हैं। आपके इल्म में है ये बात? जी बिल्कुल, ये तो आपने खुद ही अपने सवाल के जवाब दे दिया है। हमने तो ज़ाहिर इतने अरसा हो गए क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए। देखिए होते हैं बाय नेम भी पर्चे होते हैं, हो जाते हैं, पिस्टल इस्तेमाल किया जाता है। देखें आपस में कई जो मुखालफतें होती हैं, तब भी अगर गन के साथ किसी का मियाँ बीवी की लड़ाई होती है ना, कोई उसका मियाँ के जानने वाले या बीवी के जानने वाले आए, वो एफआईआर के मतन से जाहिर होता है कि क्या है जी। कि है क्या। लेकिन ये एफआईआर का मतलब, मैं देखिए मैं भी आपके जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, जो लाहौर चैनल के जो नाज़रीन हैं, व्यूअर्स हैं, उनको बता दूं कि ये डीपीओ को भी पता है उस सब इंस्पेक्टर का नाम क्यों छुपाया जा रहा है। टीपू नाम है उसका, ठीक है, जो ईरानी पेट्रोल का काम करता है। ठीक है, उसका लेन देन का इशू था, ठीक है, यूसुफ भट्ट फैमिली से, निशान भट्ट फैमिली से उनका लेन देन का इशू था। ये लोग उनके हाथ नहीं आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये जाली पर्चा दिया है। देखिए ये पर्चा को देना था तो वो फाइनेंशियल क्राइम का जुर्म है, उसके पर्चा देना। यहाँ पे एक और 395 की एफआईआर किसकी मंजूरी से होती है अगर जिले में, किसी जिले में भी हो? डीपीओ, कम से कम डीपीओ, या फिर उसके बाद जो मुतलका एसपी होता है। नहीं, मुतलका जो एसपी है, नहीं, अगर किसी बड़े जिले में अगर सीपीओ, बिल्कुल, अगर किसी को बड़ा जिला है तो वहाँ पे सीपीओ, और अगर लाहौर हो तो कम से कम डीआईजी ऑपरेशन। 395 कोई छोटा जुर्म नहीं है, इनिस क्राइम है। तो 395 फिर इसका मतलब है कि डीपीओ की मर्जी से हुआ, बिल्कुल मर्जी से है, वो जानते होंगे, उनको पता होगा कि ये एफआईआर झूठी है और ये किस सर्कमस्टांसेस में दर्ज की जा रही है, क्यों दर्ज की जा रही है। देखें ये 395 का पर्चा है और जिस तरह इतनी ही जिसे कहते हैं ना बेरहमी के साथ उस घर में, जब देखें वो जो मरा है निशान भट्ट गालबन उसका नाम था जी, उसकी बेटी से मेरी बात हुई। उसका ये कहना है कि ये जब घर में घुसे हैं तो ये सिविल कपड़ों में थे और मेरे पापा ने कलमे की कसम खा के कहा है कि जी मुझसे ये फायर गलती से हुआ, मुझे तो नहीं पता ये पुलिस वाला है। लेकिन उसके बावजूद अच्छा फराज साहब, इसमें जी हम पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्लियर हो गया कि जो 395 की दफ़ात हैं किसी भी ज़िले में, 36 अजला हैं अगर पंजाब के, तो उसमें किसी भी ज़िले में हो तो डीपीओ या सीपीओ या अगर लाहौर जैसा शहर हो तो डीआईजी ऑपरेशन की मंजूरी के बगैर एफआईआर दर्ज नहीं होती। एक बात तो ये क्लियर होगी। इसका मतलब है कि पाकपतन के डीपीओ को इल्म था कि ये 395 की एफआईआर हो रही है, और अगर अहमद फराज साहब जैसे कह रहे हैं कि हम क्राइम रिपोर्टर्स या पुलिस से रिलेटेड लोग एफआईआर का मतन पढ़ के बता देते हैं कि ये एफआईआर क्यों हुई और इसका मकसद क्या है, यकीनन वो कारोबार का लेन देन था। अब उसके बाद अगला मरहला आता है जहाँ पे यकीनन एक पुलिस के जवान की जो है वो शहादत होती है और उसको शहीद हो जाता है, वो शहीद कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब एक नाहक आदमी जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी नहीं था, उसके भाई के ख़िलाफ़ मुकदमा था, वो भी पुलिस की गोलियों से मर जाता है। रेड कैसे होता है? रेड के भी कुछ छापा जब मारा जाता है उसके कुछ एसओपीज़ हैं। वो एसओपीज़ क्या हैं? उसमें यह है कि अगर किसी दूसरे ज़िले की पुलिस आती है तो वो पाबंद है कि अपने डीपीओ, सीपीओ या डीआईजी की तहरीरी इजाज़त लेके वो किसी ज़िले में रेड करने आ सकता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर दूसरी बात यह है कि अगर वो किसी थाने में जाता है जो इजाज़तनामा, तो फिर वहाँ पे आमद अपनी जाहिर करनी पड़ती है। फिर उसके बाद वहाँ की नफरी लेना भी ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए जहाँ आप अगर आप वहाँ से निकले हैं तो आप रवानगी डालेंगे,
अगर जहाँ पे आप पहुँचे हैं तो वहाँ पे आमद डालेंगे, और आमद के साथ साथ आप जो पुलिस का जो लोकल पुलिस है उसका आप थानेदार जो गाड़ी पर गश्त कर रहा होता है, जो बीट अफसर है, उसको अपने साथ लेके जाना है, वो मैन पावर उसने आपको देनी है। यहाँ पर पुलिस ये कहती है, डीपीओ साहब ये फरमाते हैं कि जी हमने आमद भी डाली है, हमने रवानगी भी डाली है। तो मैंने उनसे कहा जिस तरह आपने अपने शहीद जवान को वर्दी डाली है, आप ये देखें ना, वो सिविल कपड़ों में गया, उसकी तस्वीरें सामने आ गई। उसकी शहादत पे कोई दूसरा नहीं है। हमें दुख है, अल्लाह पाक उसके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए, इस डिपार्टमेंट को सब्र जमील अता फरमाए। शहीद वो हुए, बिल्कुल ऐसे। हमारा इससे कोई वो नहीं है कि जी वो हम उस पर बिल्कुल, हमारी भी आंख, हमारे भी दिल दुखी हैं कि उन बच्चों का बाप शहीद हुआ है। लेकिन बात यह है कि वो सिविल कपड़ों में था, अस्पताल में जाके उसकी वर्दी क्यों पहनाई गई उसको? जब उसकी डेड बॉडी है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें सादा कपड़े पहने हैं उसके। और मुझे फिर ये भी इतला मिली है कि तमाम लोग, मैं वहाँ पे भी गया हूँ उस घर में जहाँ पे ये नवाब टाउन के इलाके में वाक़या पेश आता है, वहाँ पे पता ये चलता है, लोग बताते हैं कि पुलिस की गाड़ी जो है जिसमें ये गए थे, वो गेट के बाहर खड़ी थी। गेट वो एंट्रेंस जी तो निजी सोसाइटी थी, हाउसिंग सोसाइटी, वहाँ पे खड़ी थी, और तमाम के तमाम लोग सादा कपड़ों में थे। कोई बंदा जो है वो उनमें ऐसा नहीं था जो यूनिफॉर्म में हो। अब रात गए में अगर जिस तरह के लाहौर का क्राइम की वजह से बुरा हाल है, डाकू दंदनाते फिरते हैं लाहौर की सड़कों में, लेकिन लाहौर के जो पुलिस अफसरान है वो यही कहते हैं कि जी 35% हमने क्राइम कम कर दिया, पता नहीं कहाँ पे कर दिया। लेकिन कोई बंदा जो घर में अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ है और उसका दरवाज़ा नॉक भी ना हो, दीवार फलांग के, दरवाज़ा फलांग के अगर कोई शख्स अंदर चला जाता है तो वो उसको डाकू नहीं समझेगा तो क्या समझेगा? ऐसे ही हुआ। बिल्कुल हम ठीक। फिर क्या होता है? एक तरफ तो ये भी कहा जाता है ना कि आप सेल्फ डिफेंस में फायरिंग कर सकते हैं। देखिए सेल्फ डिफेंस क्या है, सेक्शन 99 क्या कहता है, सेक्शन 100 क्या कहता है। सेक्शन 99 को आप पढ़ ले, हिफाजत खुद इख्तियारी, बिल्कुल ऐसे। और फिर साथ ही सेक्शन 100 है। तो अगर उसने एक शहरी ने सेक्शन 99 या 100 का इस्तेमाल किया है तो उसने हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत सेल्फ डिफेंस में किया है ना, तो आप उसको मौका तो दें, तहकीक करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का मौका तो दे उसको। आपने उसी वक्त उस बच्चे को, उस भाई को बाहर लाए और उसको मार दिया आपने। क्या ये कत्ल नहीं है? फिर उसके बाद उसका कत्ल हो गया। फिर फराज साहब क्या हुआ ऐसा कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग आपने भी की, मैंने भी रिपोर्ट की, हमने सारा कुछ वही दिखाया, वही बताया जो हकीकत थी, लेकिन ये ज़रूर लोगों की तरफ जानिब से पैगाम आता रहा, यार इसको रहने दें, देखिए इस तरह नहीं हुआ, उस तरह नहीं हुआ। लेकिन ज़ाहिर है हमने तो जो सच है वही दिखाना है। मुझे आप ये बात बताएं कि वो फैमिली अब कहाँ चली गई? वो पहले हमारे तो इतलात के मुताबिक वो फैमिली इस वक्त अंडरग्राउंड है। उनका जो एक भाई जिस बच्चे को मारा है जिशान को, उसका एक छोटा भाई है फहद भट्ट, वो भी पुलिस की हिरासत में है। अच्छा। और गालिबन पता ये चला है कि उसको हिरासत में इसलिए लिए रखा हुआ है कि इनका ये जो लेन देन का इशू था, ये उसको गालिबन करना चाह रहे हैं, मुकमका करना चाह रहे हैं कि ये पैसे दें, क्योंकि पीछे पूरी पुलिस है, डीपीओ भी इन्वॉल्व हो, 100% डीपीओ तारिक विलायत इसमें इन्वॉल्व है, और आईजी पंजाब को, वज़ीर आला पंजाब को इस पर एक्शन लेना चाहिए। इंक्वायरी भी सुना, ये नलायकी है। इंक्वायरी हुई है शुरू? कौन सी इंक्वायरी मुजाहिद शेख साहब, यहाँ कौन सी इंक्वायरी होती है? इंक्वायरी तो वैसे ही होती है, आपको पता ही है कौन सी इंक्वायरी है। इंक्वायरी में इन्होंने उसको ढाल बुला लेना जो बेचारा शहीद हुआ है, उसकी वजह से इन्होंने बच जाना है। ये पैसों को लेन देन का मामला है, इसमें नीचे से ऊपर तक तमाम शामिल हैं, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और उस बच्चे को जिसकी डेथ हुई है, जिसको मारा गया है, उसका भाई अभी भी इनकी हिरासत में है। एक भाई पुलिस के डर से भाग चुका है, ये पैसे लेना चाह रहे हैं उनसे, और इसी वजह से उनकी फैमिली जो है वो इस वक्त अंडरग्राउंड है और वहाँ पे ताले लगे। वज़ीर आला पंजाब जो है मरीम नवाज़, आईजी पंजाब को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। देखें डीपीओ साहब झूठ बोल रहे हैं, वो गलत बात बता रहे हैं। आईजी साहब आप बहुत एक्शन लेते हैं, आप हमारे दोस्त भी हैं पुराने, आपने एक इनकलाब लाया पंजाब पुलिस में, आप इस वाक़े की इंक्वायरी करवाएं और दिल से करवाएं। और देखें ये जो उन्होंने पर्चा दिया है फिर उसके बाद उस वाक़े का, उसमें उन्होंने फिर उन दोनों भाइयों को नामजद कर दिया है, और वाक़या सिर्फ और सिर्फ ये लाहौर पुलिस की ज़्यादती होगी, ये लाहौर पुलिस की भी इसमें ज़्यादती है। एक तो ज़्यादती पाकपतन पुलिस ने की, आरफ वाला पुलिस ने की है, और दूसरी ज़्यादती ये है कि इस इंसिडेंट का जो पर्चा दर्ज किया है उसमें इन्होंने उन बाकी दोनों भाइयों को भी नामजद कर दिया, जबकि जिससे वाक़या हुआ था जिशान भट्ट से, उसको तो उन्होंने मौके पर मार दिया पुलिस ने। तो इसकी इंक्वायरी करवाएं, अल्लाह को आपने भी जवाब देना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
चाहे वो वज़ीर पंजाब हैं, चाहे वो आईजी पंजाब हैं, चाहे वो डीपीओ हैं, आरपीओ हैं, कोई भी है या लाहौर पुलिस है, तो हमने अल्लाह को भी जवाब देना, बल्कि आपको ये कि आप इसकी मेरिट पे इंक्वायरी करें। आपने अपने जवान का बदला ले लिया है, अब मज़ीद उनको तंग मत करें। डीपीओ पाकपतन है तारक वलायत साहब, उनके कहने पे 395 की एफआईआर हो तो आरफ वाला में उनकी मर्ज़ी के बगैर या उनके हुक्म के बगैर 395 की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। ये एसओपी कहता है, पुलिस की जो रूल्स हैं वो कहते हैं। 395 की एफआईआर हुई, फिर 395 की वो एफआईआर जो कारोबारी लेन देन है उसको डाकू बनाकर, उनको डाकू समझकर अगर दूसरे एक ज़िले से दूसरे ज़िले में पुलिस जाती है तो उसको गिरफ़्तार करने के लिए, मुलजिम को गिरफ़्तार करने के लिए भी डीपीओ की मुतलका सीनियर ऑफिसर की रिटर्न इजाज़त होनी चाहिए। रिटर्न ना हो लेकिन उनकी इजाज़त ज़रूर होनी चाहिए। तो इसी तरह से तारिक वलायत साहब, चूँकि इस सारे मामले में बहुत सारे इल्ज़ामात और बहुत सारी सवाल जो हैं वो उनकी ज़ात पर खड़े होते हैं कि एक ज़िले के सुपरवाइज़री हैं, सुपरवाइज़र ऑफिसर हैं, उसको लीड कर रहे हैं उस ज़िले की पुलिस को, तो उनका मौक़िफ़ क्या है ये हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तारिक वलायत साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि हम उनसे फ़ोन पे ही रब्ता कर सकते हैं, और उनका मौक़िफ़ क्या है कि एफआईआर क्या उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हुई और पुलिस लाहौर में रेड करने आई तो उनकी इत्तला इस बारे में उनकी इजाज़त उसमें शामिल थी। ये उनकी ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। ये डीपीओ साहब का फ़ोन जो है हम 2-3 मरतबा मिला चुके हैं, लेकिन वो फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। उनको इनडायरेक्टली मैसेज भी दिया है कि हम उनका मौक़िफ़ जानना चाहते हैं, उनकी बात सुनना चाहते हैं कि इसमें गलती है किसकी। एक मरतबा फिर हम लास्ट ट्राई करते हैं। तारक वलायत साहब हैं डीपीओ पाकपतन, जिनके कहने पे एफआईआर दर्ज हुई और जिनके कहने पे ये हैं जी तारक वलायत साहब। काफ़ी दफ़ा कॉल कर चुके हैं और इनकी कॉल जो है वो अटेंड नहीं हो रही और दूसरी जानिब नंबर बिज़ी किया जा रहा है। हम चाहते थे कि इस प्रोग्राम में जो भी ये सारा मामला था, इनका क्या कहना है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो हम ज़रूर इसमें शामिल करें। लेकिन यकीनन कोई उनकी मसरूफ़ियत भी हो सकती है और हमने उनको मैसेज भी किया कि हम आपका मौक़िफ़ जानना चाहते हैं, तो इसके बारे में हमें अपना मौक़िफ़ वो बताएं। लेकिन आज जो एक रिपोर्ट सामने आई है, मतलब जब ये वाक़या हुआ उसके बाद एक रिपोर्ट सामने जो आई है उसमें पुलिस जो आती है आरफ वाला की, उसको गिल्टी करार दिया गया है। लाहौर में यकीनन इतना बड़ा वाक़या जो है वो हुआ और इस पुलिस मुकाबले को जाली पुलिस मुकाबला उस इंक्वायरी रिपोर्ट में करार दिया गया है। पुलिस जो उनके फैसल भट्ट के और यूसुफ भट्ट के घर आती है वो एसओपी का ख्याल नहीं करती है। कोई भी शख्स जो है उसमें यूनिफॉर्म में नहीं था, ये भी रिपोर्ट में चीज़ें सामने आ गई हैं। और ये भी बताया गया कि जो शहीद होने वाला कांस्टेबल है उसको छोड़ के आरिफ वाला की पुलिस जो है वहाँ से भाग जाती है और फिर 15 पे कॉल होती है, मुकामी पुलिस को इतला होती है, नवाब टाउन की पुलिस को इतला होती है, तो फिर उसको वो आके वहाँ से जो है रिकवर करते हैं, उस कांस्टेबल को वहाँ से लेके जाते हैं। लेकिन ये भी बात तस्दीक हो गई है इस बात की कि जो फैसल भट्ट था, जो यूसुफ भट्ट का भाई था, उसको गिरफ़्तार करके पकड़ के जो है वो आरफ वाला पुलिस की जानिब से गोलियां मार के उसको कत्ल किया गया। फैसल भट्ट की बेटी जो है उसका 2 से 3 लाइनों का बयान जो है वो सिर्फ हमें पता चल सका है, हमारे सामने आया है और हमने वो स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड किया है कि वो बच्ची जो है वो अपने बाप के हवाले से अपनी जो सारा वाक़या था उसको किस तरह से बयान करती है, किस तरह से उसके बाप को पुलिस ने पकड़ा, फिर उसने जो है वो हलफ भी दिया कि वो
जो है गोली चलाने वाला नहीं है और उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस FIR से, तो किस तरह से उसको उसके बाप को जो है पुलिस ने गोलियां मार के कत्ल कर दिया। बच्ची क्या कहती है ये जरा आप सुनिए। हमारे बाबा को हमारे सामने गोलियां मारी थी, मैं सीढ़ियों में खड़ी हुई थी, मैं देख रही थी सब कुछ। वो कह रहे थे कि यूसुफ भट्ट है, लेकिन मेरे बाबा ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के कहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है। फिर जब उनको मार दिया, मेरी मम्मा ने कहा ये यूसुफ भट्ट नहीं था, ये फैसल भट्ट था। उन्होंने कहा हमसे मिस्टेक हो गई। इस इंक्वायरी के हवाले से बड़ा ही जो है वो ज़रूरी बयान था जो आपको हमने उस बच्ची का सुनाया। जो बाकी लोग हैं, हम कोशिश करते रहे, बारहा राब्ता भी किया कि बच्ची के माँ से, बच्ची के जो चचा हैं या कोई फैमिली यूसुफ भट्ट की या फैसल भट्ट के दीगर फैमिली के लोग जो हैं वो इस पर बात करें, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक उन्हें बहुत रिज़र्व कर दिया गया। उन्हें ये बताया गया कि आपको इंसाफ मिलेगा तो आप कोई बात भी मीडिया की पास जाके ना बताएं, मीडिया के लोगों को ना बताएं, ताकि पुलिस की जो गलती है वो नशर ना हो सके, अया ना हो सके। जो पुलिस ने एक जाली पुलिस मुकाबला जो किया है उसकी जो है वो हवाले से कोई बात जो है वो पब्लिकली ना आ सके। ये वो बयान था जो इंतहाई अहम था इस बच्ची का। माहिर कानून हैं जी सफदर शाहीन पीरज़ादा साहब हमारे साथ, जिनसे हम कानूनी जो है वो नुक्ते पे बात करेंगे कि जो नवाब टाउन पे जाली पुलिस मुकाबला, मुबैना पुलिस मुकाबला इसको कहा जाए, जो पाकपतन पुलिस और आरिफवाला की पुलिस करती है आके लाहौर के इलाके नवाब टाउन में, इसमें कानून के मुताबिक क्या तमाम SOPs का और कानून का ख्याल रखा गया, ये हम जो है इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका पीरज़ादा साहब। पीरज़ादा साहब, पुलिस मुकाबलों पे हमने पहले भी आपसे बात की तो आपने बड़ा अपना मौक़िफ़ खुल के बताया था कि किस तरह से मुबैना पुलिस मुकाबले होते हैं। ये तो मुबैना भी नहीं है, इसको तो हम अगर जाली कहें तो मेरा ख्याल है गलत ना होगा। कि सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आरिफवाला की पुलिस आती है और 395 की दफ़ात के तहत मुलज़िम को गिरफ़्तार करने आते हैं और यूनिफॉर्म के बगैर किसी शख्स के घर में दाखिल हो जाती है पुलिस, और वो ये समझते हैं कि डाकू आ गए। रात के जब किसी के घर में सादा कपड़ों में कोई शख्स जाएगा, चाहे वो पुलिस एहलकार ही क्यों ना हो, तो लोग यही समझेंगे डाकू आ गए। तो क्या उनका फायर करना, उनका उस पर हमला करना कानूनी तौर पे ठीक था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम आइन का आर्टिकल 2 का मुताला करें तो उसमें लिखा हुआ है कि कुरान एंड सुन्ना वुड बी द सुप्रीम लॉ। सूरा अल हुजरात में एटिकेट्स और मैनरिज्म बताए गए कुरान ने कि किसी के घर जंप लगा के जाना बहुत दूर की बात है, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। किसी के घर में झांकना जो है वो भी इस्लाम ने मना करार दिया है, झांकना। ठीक है। और इसी के साथ एक हदीस है साहिह सित्ता में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो लोग इस तरह किसी के घर में झांकते हैं, इनकी आंखें जो है ना बतौर सज़ा निकाल देनी चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे कानून में। हमारे कानून में कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है कि आप मुतल्लिका मैजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लिए बगैर आप दाखिल हो जाएं। ठीक है। उधर की पुलिस सात बिस्मिल्लाह आए, वारफवाला से, पाकपटन से, जहाँ से भी इधर आके जो मुतल्लिका मैजिस्ट्रेट है उस थाने का, थाना नवाब टाउन का, ठीक है, उन्हें दरख्वास्त दें कि जी हमारे मुलज़मान इस जगह पे हैं, हमने उनको जाके गिरफ़्तार करना है और अगर ज़रूरत पड़े हमने सर्च वारंट दें कि हम घर में दाखिल हो सकें। ठीक है। वो सर्च वारंट लेके जाएंगे, फिर वो घर में दाखिल हो सकते हैं सर्च करने के लिए। ठीक है। जिस तरह आपने बताया, जिस तरह ये मीडिया ने रिपोर्ट किया, ये तो पुलिस की हाई हैंडेडनेस, ला कानूनियत का वो शाखसाना है कि जिसको शायद अब वक्त आ गया है। 76 साल हो गए हमें सुनते हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, अब तो नाजुक से भी अगला दौर आ गया है कि अब आवाम जो है वो ख़ुद इनको जो है ना आपने स्कोर ख़ुद सेटल करने शुरू कर दिए हैं। ठीक। अगर यही रहा तो वो वक्त दूर नहीं कि जब सिविल वार शुरू हो जाएगी। अब जिस तरह इन्होंने किया है ये तो जुल्म की इंतहा है। ये कायदे कानून का तो यहाँ पे नाम ही ना लेना, ना किसी कायदे से कवर करता है ना किसी कानून से कवर करता है। इन्होंने ख़ुद सिविल कपड़ों पे जाके उनके घर पे अटैक किया,
सिविल कपड़ों में अटैक किया। उन्होंने समझा कि ये डाकू आ गए हैं, चोर आ गए हैं, राहजन आ गए हैं, लुटेरे आ गए। उन्होंने फायर खोले अपनी जान बचाने के लिए। फिर हमारी पीपीसी कहती है सेक्शन 76 से 106 तक है सेल्फ डिफेंस। उन्होंने तो अपनी जानो माल बचाने के लिए फायरिंग की, उन्होंने तो जुर्म किया ही कोई नहीं है। जुर्म अगर किया तो पुलिस ने किया, अगर हाई हैंडेडनेस की है तो पुलिस ने की है, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया तो वो पुलिस ने किया है, बगैर इजाज़त अगर दाखिल हुई है तो वो पुलिस दाखिल हुई है घर में, अगर बगैर वारंट के दाखिल हुई है तो वो पुलिस दाखिल हुई है। और उनमें तो उसका जो एफआईआर जिन लोगों ने दी है, जिस थाने ने दी है, उनके ख़िलाफ़ इंतहाई संगीन किस्म की मिसकंडक्ट की कार्रवाई करके उनकी मिनिमम सज़ा जो है डिसमिसल फ्राम सर्विस होनी चाहिए। और जो लोग उस दौरान हलाक हो गए हैं उनके साथ हमदर्दी मेरी अपनी जगह पे है, लेकिन जहाँ पे कानून ये है कि वो ना शहीद डिक्लेयर हो सकते हैं ना कुछ और हो सकते हैं, उन्होंने घर में घुस के डिकेटी करने की कोशिश की है, लाकानूनियत की है, गैर कानूनी काम किया है, उनको उसी तरह ही ट्रीट किया जाएगा जिस तरह डिकेट को ट्रीट किया जाता है। जहाँ तक एक घर वाले को पकड़ के इन्होंने बाट को जो मार दिया है उस पर 302 का अलहदा पर्चा इन पे होना चाहिए। जो इन्होंने पर्चा दिया हुआ है पुलिस ने 780 का, वो तो एक मजाक है, इस कौम के साथ मजाक है, लवाहिकीन के साथ मजाक है, इस आइन के साथ मजाक है, सीआरपीसी पीपीसी के साथ मजाक है। उसको खारिज होना चाहिए। आईजी को ये नोटिस लेना चाहिए कि उसके जो है ना सुपरविजन के अंडर ये क्या कुछ हो रहा है, क्या किसी जगह पे भी ऐसा कोई चीज़ है कि जहाँ पे लाकानूनियत नहीं है। हर जगह पे इन्होंने यही समझा हुआ है कि पिछले 1 साल से कि जिसके मर्ज़ी घर में घुस जाओ, वहाँ से सामान उठा लो, वहाँ की ख़वातीन से बदतमीज़ी कर लो, वहाँ उनको पकड़ के उनको गैर कानूनी पर्चे दे दो, जो नहीं बनते वो पर्चे दे दो। ये अब इनका वतीरा बना लिया है और ये जितना कुछ कर रहे हैं, आने वाले वक्त में मुझे डर है कि सिविल वार बिल्कुल करीब खड़ी होगी और ये आने वाले वक्त में अपने आप को जाते फिरेंगे। ठीक है। अच्छा पीरज़ादा साहब, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, जिस तरह आपने कहा कि लाकानूनियत की हद हो गई इस केस में। अगर हम सिर्फ इस केस की बात करें, 395 की एफआईआर होती है, जो मेरे इल्म में है कि 5 या 5 से ज़्यादा मुसल्लह अफराद किसी के साथ डकैती की वारदात करें, तो उसमें डाकू तो कभी नामजद नहीं होता। मैंने अगर आपके साथ डकैती किया है या मेरा आपके साथ कोई लेन देन है तो वो 395 की दफ़ात के तहत मुकदमा बनता नहीं है, कारोबारी अगर लेन देन हो। आप अगर उस एफआईआर की अबारत पढ़ें तो आपको साफ लगेगा कि ये कोई कारोबारी तनाज़ा है। तो कारोबारी तनाज़े को लेके अगर किसी दूसरे ज़िले की पुलिस लाहौर में आ जाती है उनको मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए, तो इसमें नेग्लिजेंसी किस हाई लेवल के ऑफिशियल के साथ हो सकती है? मेरा तो ख्याल ये है कि इसमें सिर्फ उस कांस्टेबल, उस एसएचओ, उस डीएसपी का अमल दखल नहीं है, बात तो कुछ ऊपर तक है। हमारे यहाँ एक और जो ना इस वक्त ट्रेंड है, जो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जिस किसी के साथ लेन देना होता है, पुलिस नाअहली की वजह से, ऊपर से प्रेशर की वजह से, या जो है रिश्वतस्तानी तमाम लालच नफसानी की खातर 406 का पर्चा देती है, जो कहीं भी नहीं बनता। उसमें मैं एक बंदा है शौकत मरवत, उस पे इन्होंने कुछ 16 पर्चे दिए हैं 406 के, और हर पर्चे में लिखा हुआ मेरा इस पे लेन देन और बिज़नेस का तनाज़ा है। ठीक है, फिर भी इन्होंने 406 लगा दी। ठीक, फिर उसी तरह अगर को देखते हैं कि इस पे पैसों की रकम ज़्यादा है, तो वो ये शायद आम बंदा ये अल्फाज कह नहीं सकता। मैं चूँकि वकील हूँ तो मैं ये केसेस करता हूँ, जब हक़ाइक़ खुल के सामने आते हैं तो उसमें पता ये चलता है कि जो मदई है इसका एक अजीज़ जो है ना डीएसपी है, जो मदई है उसका अजीज़ एसएचओ है, जो मदई है उसका अजीज़ को हाई रैंकिंग ऑफिशियल है, या मुदई ने एसएचओ के साथ कोई बैठ के डील की है। एसएचओ ने कहा जी इतने पैसे हैं तो इनमें से इतने मैं लूँगा, और वो पर्चा दे देता है। वो पर्चा बनते नहीं है। जो जिस एफआईआर की आप बात कर रहे हैं, वो सारी कहानी इटसेल्फ जो अगर पढ़े, एक सॉल्वेंट ऑयल है 54,000 लीटर का, तो वो तो इधर से कॉल करके उनको बुलवा रहे हैं, वहाँ जाके उन्होंने खुद उनको ऑयल बेचा है। ऑयल बेचा है, और ऑयल बेचने के बाद वो डकैती कहाँ से हो जाती है? इनके इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आपने कहा है
कि बुनियादी तौर पे ये उनका कोई लेन देन का तनाज़ा है और लेन देन के तनाज़े को 395 में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें आईजी को कोई थोड़ा सा इसको देखना चाहिए कि जिन लोगों ने ये लेन देन के तनाज़े को जो है, जो कि प्योरली सिविल मैटर है जिस पर रिकवरी सूट बनता है, उसको पहले क्रिमिनल में कैसे लाए, इनके पीछे क्या मुहरक थे, इसके पीछे क्या जो है ना इनकी डील थी, उस डील को फिजल आउट किया जाए। ये पहले सबसे ज़्यादा ये काम होता था कराची में। अब बदकिस्मती का आलम यह है कि लाकानूनियत की वजह से इन्होंने लाहौर और पंजाब को भी कराची बनाना शुरू कर दिया है। कच्चे के डाकू तो इनसे पकड़े नहीं जाते, तो ये जो बाकी लोग शरीफ लोग हैं उनको पकड़ के गोली मार देते हैं, वो तो कच्चे की तरफ नहीं मुंह करते। कच्चा जो है वो लाहौर में भी कई कच्चे बन गए हैं इलाके जहाँ पे दिन रात लोगों को लूटा जा रहा है और मारा जा रहा है। पिछले जहाँ पे दिनों टिकेटियाँ होती हैं, जहाँ पे जुआ होता है, वो वही उस हवाले से आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो इनकी सुपरविजन में खुद होती हैं, इनको पता होता है कि ये काम हो रहा है, तो ये उसको इग्नोर करते हैं, तो वो कच्चे इलाके बनते जा रहे हैं, बन गए। ठीक है आपने बिल्कुल ठीक है। पीरज़ादा साहब, इस पूरे सिनेरियो में ना तो उस मकतूल पार्टी या मुलजिम पार्टी जो पुलिस की तरफ से है उसके आप वकील हैं, ना मैं उसका कोई जानने वाला हूँ। हम तो एक उस लाकानूनियत की बात कर रहे हैं कि जो पुलिस के ज़रिए की गई। आपने अभी जिक्र किया कि 780A की दफ़ात के तहत जो FIR उल्टा इन पे, जो एक भाई उनका मर गया, एक भाई वहाँ से गिरफ़्तार हो गया, एक भाई को उन्होंने फ़रार करवा दिया और उस पर 302 और 780A की दफ़ा लगा दी। ये कानून में किस तरह से गलत है? अदालतों में या कोर्ट में फिर इनकी जो है, इनको इस शर्मिंदगी का सामना पुलिस को करना पड़ता है कि इस तरह के ये भोंडे इकदाम करते हैं? बदकिस्मती का आलम ये है कि हमारे यहाँ जो जिस तरह आपने कहा है ना कि शर्मिंदगी का सामना, ये शर्मिंदगी के सामने से एक स्टेप आगे चले गए हुए हैं। ये शर्मिंदगी को शर्मिंदगी नहीं समझते। 780A के लिए ज़रूरी है कि किसी यूनिफॉर्म पुलिस पे फायरिंग की जाए, कोर्ट में फायरिंग की जाए, या गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन को किया जाए, या कोई रोड के ऊपर आग लगाई जाए। इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी दी हुई हैं। अब जो मौजूदा सिनेरियो इसमें किसी भी हवाले से नहीं बनती जो पुलिस बनाना चाह रही है, अलबत्ता जो महल्ले वाले बनाए उस पर बन सकती है कि इस एक इंसिडेंट की वजह से पूरे इलाके में, पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में एक हू और खौफ का आलम है, ठीक है, सरासीमगी का आलम है कि अब जिसके घर में डाकू जाएंगे, क्या उन डाकुओं को कहेंगे ठीक है लूट के चले जाए, या अब जैसे पहले होता आ रहा है कि कई जगहों पे डाकू यूनिफॉर्म पहन के जो है वो करते हैं। एक वक्त था कि आर्मी की यूनिफॉर्म लोग मिसयूज़ करते थे, पुलिस की तो हमेशा से होती आई है। तो अब आने वाले वक्त में इस वक़्त के बाद डाकू एक और इनिशिएटिव लेंगे कि सिविल कपड़ों में जो है वो फायरिंग हो जाती है, तो हम आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं ताकि हम पे फायरिंग ना हो और हम घर को आसानी से लूट के आ जाएँ। और रही बात इन पुलिस की गाड़ियाँ, तो कच्चे के डाकू के पास पुलिस की तमाम गाड़ियाँ मौजूद हैं, उनके पास पुलिस का तमाम असला जो लूटा हुआ मौजूद है, बल्कि वो खुद बख्तरबंद गाड़ियाँ जो उन्होंने पुलिस से छीनी हुई हैं वो जो है ना उनमें बैठ के वीडियो बना के तो सोशल मीडिया पे आम मिल रही हैं। उसमें कोई शक व शुबे वाली बात ही नहीं है कि उस पर कोई एफ या बट कहा जाए। ठीक है। तो उस इलाके के लोगों के साथ हुआ, जो उन घर वालों के साथ जुल्म की इंतहा हुई, उनका 780A का पर्चा बनता है कि जिन लोगों ने उनके साथ ज़्यादती की है, उनके एक भाई को पकड़ के मार दिया है, उनके ऊपर 780A की FIR 302 प्लस 780A की दीजिए, ना कि घर वालों के ऊपर ही FIR दे के तो उनको प्रेशर डाला जाए और उनसे कोई अपनी मर्ज़ी की डील की जाए। जैसे आपने बताया कि इसमें इंक्वायरी भी हुई है, तो इंक्वायरी में भी पुलिस गिल्टी पाई गई है। तो सिर्फ गिल्टी पाई जाना ज़रूरी नहीं है कि ये काम हो गया, उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लेने की ज़रूरत है। वो एक्शन या वो इंसाफ जो आज से 50 साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, 10 माह बाद मिलेगा, वो किसी काम का नहीं है। उनके घर वालों के ज़ख्म अभी ताज़ा हैं, उन ज़ख्मों पे अभी मरहम रखने का वक्त है, और ताकि पुलिस की और या जो कोई दूसरी भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनका जो एहतराम है, उनका जो एक होता था, बल्कि है नहीं जो होता था, उसको जो है ना बहाल किया जा सके। बिल्कुल ठीक अब तो कोई भी जो है ना मेरे जैसा बंदा जो मजबूरन टैक्स भी दे रहा है, यहाँ रह रहा है, मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो मैं इनका क्या एहतराम करूँगा? मैं तो तब अपनी स्टेट के
इन एजेंसीज का एहतराम करूँगा ना दिल से, बाज़ाहिर में कर दूँ कि मैंने ट्रैफिक की वायोलेशन नहीं करनी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन मेरे दिल में इनका कोई एहतराम नहीं रह जाएगा जो ये काम कर रहे हैं, जो इस तरह के हाइड्रेट्स कर रहे हैं। इसी तरह और मेरे जितने भी हम वतन हैं उनमें कोई लाखों करोड़ों जो हैं वो नहीं करते, लेकिन चुप हैं सारे। अच्छा पीरज़ादा साहब, आपने जिक्र किया उस इंक्वायरी का, उसकी थोड़ी सी मैं आपको वजाहत दे देता हूँ कि जब ये इंसिडेंट होता है, पुलिस रिपोर्ट होती है, फिर उसके बाद ये मीडिया पे मामला हाईलाइट होता है, फिर अपने तरीके से हमेशा की तरह पुलिस इसको जो है वो छुपाने की कोशिश भी करती है, लेकिन जो इस तरह के गैर कानूनी काम होते हैं आपको पता है वो छुपते नहीं हैं, और स्पेशली कत्ल नहीं छुपता। कत्ल नहीं छुपता। फिर एक बड़ी हाई लेवल की एक कोई कमेटी तश्कील दी जाती है जिसका किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई रिपोर्ट ऐसी सामने नहीं आई है। अलबत्ता जो मीडिया पर रिपोर्ट होती है वो ज़राए से होती है कि इसमें मुकम्मल तौर पर पुलिस को कसूरवार करार पाया गया। ये रिपोर्ट सामने आती है, उसकी ना तरदीद होती है ना ही इसकी कोई तस्दीक करता है हाई ऑफिशियल्स में से। उसके बाद ये ज़रूर तस्दीक होती है पीरज़ादा साहब कि वो जो घर में रहने वाले उस बच्ची का एक बयान सामने आया जो चंद सेकंड का हमने अपने प्रोग्राम में भी दिखाया कि वो बच्ची कहती है कि मेरे वालिद को जिसको मारा गया फैसल भट्ट को, मैं अपने बाप के सामने थी और मेरे बाप ने कलमा पढ़ के कहा कि मैं यूसुफ भट्ट नहीं हूँ, मैं फैसल हूँ और मुझसे गलती हो गई है, मैंने डाकू समझा आप लोगों को। तो पुलिस वालों ने उसको फायर मारा और मौके पे ही वो दम तोड़ गया, फायरिंग की। उसके बाद उसकी बीवी, उस बच्ची की माँ कहती है कि ये तो यूसुफ भट्ट है ही नहीं, ये तो फैसल भट्ट है जिसको आपने मार दिया। तो पुलिस ने उस वक्त भी एडमिट किया। ये उनका स्टेटमेंट है कि हमसे मिस्टेक होगी, हमने यूसुफ भट्ट समझा। फिर उसके बाद सर क्या होता है कि जो मकतूल है, जो फैसल भट्ट है, वो एक लाहौर की बड़ी मशहूर फ़िश मार्केट है, उसका वो जनरल सेक्रेटरी भी है। ताजर बरादरी भी हरकत में आती है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, ये बयानात ख़बरों में हम भी देखते हैं, हमने भी उसको ऑन एयर किया। फिर अचानक क्या होता है कि सारा मामला दब जाता है। उस घर में मैं भी गया, ताला लगा हुआ है, उस घर में कोई नहीं रह रहा, लाइटें उस घर की ऑन है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं है, किसी का मोबाइल नहीं ऑन है, किसी का कुछ नहीं चल रहा। पता ये चलता है कि पुलिस ने उनको इतना प्रेशराइज़ कर दिया है कि आप इस मामले को दबा दें। ताजर कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा, कोई बच्ची का बयान जो हम अपने प्रोग्राम में डेफिनेटली चला रहे हैं उसको, कोई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, इस मामले को सॉल्व करना है। क्या ऐसा ही होता रहेगा? ठीक है, उनका चला गया, उनके अपने बच्चों और दूसरे भाइयों को बचाने के लिए वो खामोश हो गए, तो कब तक ऐसा होता रहेगा? देखिए, हम इसीलिए तो दुनिया में यहाँ तक आ गए हैं कि दुनिया जो है चांद में चली गई है, मरीख पे वो जगह ढूंढ रहे हैं, तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं, और हम अभी तक जो है ना पुलिस के वो बोंडे तरीके, पुलिस के वही जो है ना ट्रेडिशनल तरीके, इन्वेस्टिगेशन के, मार पीट करना, किसी पे तशद्दुद करना, उससे बाहर नहीं निकल सके, इसी तरह ये करना। महज़ब मुल्कों में कभी ये नहीं होता। महज़ब मुल्कों में अब देखें जो है ट्रम्प कितनी पावरफुल पर्सनैलिटी थी, ही इज़ फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रायल। इसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। वो कौमें इसीलिए तरक्की कर गई हैं। हम तो कौम नहीं हैं, भेड़ बकरियां हैं। भेड़ बकरियां हम खुद बने हुए हैं। कश्मीरियों ने पिछले दिनों अपने आप को कौम साबित कर दिया है, उन्होंने अपने राइट्स लिए हैं। हम उनसे कहीं ज़्यादा है, वो 44 लाख हैं सिर्फ, हम 24 करोड़ हो के अपना एक राइट नहीं ले पा रहे। और जब तक ये कौम अपने राइट्स के लिए नहीं उठेगी, इनके साथ यही होगा। ये कौम की बदकिस्मती है। रेवड़ और कौम में ये फ़र्क होता है। रेवड़ में एक बंदा सोचता है कि इसके साथ ये हुआ, मेरे साथ नहीं होना उसके साथ भी वही होता है अगले दिन। कौम में ये होता है कि नहीं, ये हमारा बाजू है, इसके साथ हुआ, कल को हमारे साथ तो कौम खड़ी हो जाती है। और इस्लाम जो है, हम कहते हैं इस्लाम का किला है पाकिस्तान में, तो इस्लाम तो कहता है कि तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। और फर्दर ये कहा गया कि अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को ज़ख़म हो तो पूरे हिस्से को तकलीफ़ होती है, यानी कि किसी एक मुस्लिम भाई को तकलीफ़ हो तो तमाम उम्मा को तकलीफ़ होती है। हम तो इतने बेहोश हो चुके हुए हैं कि हम फ़लस्तीन के लिए हमें प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है कि दुनिया का कोई बिजनेसमैन यहाँ आने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं कि इतने बड़े टेररिस्ट हैं, ये इतने बड़े क्रिमिनल्स हैं। जो ये पिछले साल एक प्रोग्राम किया BBC ने, हम कहते हैं, उससे क्वेश्चन किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के मतलब, उसने कहा वो ही इज़ अ क्राइम मिनिस्टर।
हम प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, पूरी दुनिया हमें क्राइम मिनिस्टर कह रही है, इसके बावजूद हम उसको सोचने के लिए तैयार नहीं है। इसको सोचना होगा। मेरी कौम से दरख्वास्त है कि अपने राइट्स के लिए खुदारा उठें, राइट्स के लिए खुद ही उठना पड़ता है। और ये जो फैमिली है उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी करता हूँ और उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने हकूक़ के लिए कानूनी जंग लड़ें। ठीक है सफदर शाहीन साहब, आखिर में मैं ये चाहता हूँ कि जो लवाहकीन होते अगर उनसे मैं ये बात करता तो उनको कहना था कि आप कैमरे में देख के बताएं या कैमरे की आंख में आंख डाल के किससे मुतालबा करना चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस हो। तो आप माहिर कानून भी हैं, कानूनी जंग भी लोगों की लड़ते हैं। चलें, वो फैमिली तो नहीं कह सकती, आप इसमें ये देख के ये कह सकते हैं कि क्या इस मुल्क की, इस पंजाब की चीफ मिनिस्टर को इस पे इंसाफ इनको देना चाहिए, या आईजी पंजाब जो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव आपको भी दिखाई देते हैं, उनको कहना चाहिए? आप इस पर किसको अपील करते हैं? मैं सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि काजी साहब, आपके होते हुए ये आपकी सल्तनत है, यहाँ पे ला कानूनियत का बोलबाला है, यहाँ पे हकदार को उसका हक नहीं मिल रहा। इसमें यहाँ पे माइट इज़ राइट का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून है। आप इस पर आज खुद नोटिस लें, हकायक आपके सामने हैं, और जो कल्प्रेट्स हैं उनको सज़ा दें, और जो जिनके ऊपर जुल्म किया गया है उनको उनकी जज़ा दें। इसके साथ मैं चीफ मिनिस्टर साहबा से कहूँगा कि आपने कहा है कि मैं हर एग्रीव्ड के पास खुद जाऊँगी, इन एग्रीव्ड के पास भी चले जाएँ, इन एग्रीव्ड की भी सुने और इनको भी इंसाफ दिलाएँ। आईजी साहब, आपके तो इख्तियार में हैं, आपको सारे वकूबे का पता है, तो आप तो कम से कम एक्शन लें, और एक्शन ले के तो जो आपके अंडर लोग हैं उनको तो सज़ा दे दें, और जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई है उनको तो डिसमिस करें। जो बाकी कोर्ट की कार्रवाई है वो कोर्ट करेगी, लेकिन जो आपका है आपको भी क़यामत के दिन इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आपके होते हुए आपके ज़ेरे साया पुलिस ने ये कुछ इतनी बड़ी लाकानूनियत की, आपने क्या किया। मैं आपको मिसाल देता हूँ सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, कि आपने फरमाया एक कुत्ता दजला और फ़रात के किनारे पे भूखों मर गया तो क़यामत वाले दिन उमर से ये सवाल किया जाएगा तेरी सल्तनत में कुत्ता क्यों मर गया, और आपकी सल्तनत में तो बेगुनाह शरीफ शहरी और वो इंसान कि जो एक महज़ब इंसान है, पढ़ा लिखा कारोबार है, जो आपको टैक्स देता है, जिसके टैक्स से आपको तनख्वाहें मिलती है, उसको मार दिया गया है उसकी बेटी के सामने, उसकी बीवी के सामने। क्या वो मंज़र उनकी आँखों से दुनिया की कोई ताकत निकाल सकती है? नहीं, नॉट एट ऑल। वो मंज़र हमेशा और उनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इसी मंज़र को याद करते सोते जागते खुदारा उनको इंसाफ देने की कोशिश करें। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से नवाब टाउन के इलाके में पाकपतन की पुलिस आकर जाली पुलिस मुकाबला करती है, कौन से हकायक थे, कितना सच था पुलिस मुकाबला, सब कुछ आपको बताने और दिखाने की कोशिश की। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि इस तरह के जाली पुलिस मुकाबले मुआशरे और सोसाइटी पे कितने मनफी असरात पैदा करते हैं, और इन मनफी असरात के मुरतब होने से हमारे लोगों पर क्या बुरा असर पैदा होता है। और पुलिस हुकाम इस तमाम केस पर, जिसके हवाले से तमाम रिपोर्टें और तमाम इंक्वायरियाँ पुलिस के ख़िलाफ़ जाती हैं, कितना अमल पैरा होते हैं और इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।